इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा गया था, जो कि लिख देते हैं, समझा देते हैं। पहला एपिसोड में आपको बता दिए थे यहाँ तक, प्राग इतिहास और आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक को 4 कालखंडों में प्राचीन और मध्य और आधुनिक और विश्व। आपको इसको प्राग इतिहास के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट ने इसका खोज करता था। इसका आद्यकाल को भी हड़प्पा सभ्यता का नाम जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खुदाई हुआ था। इसका जॉन मार्शल नामकरण किए थे। इसका खोजकर्ता भी जॉन मार्शल थे और इसका नामकरण भी जॉन मार्शल जी दिए थे और जॉन मार्शल दिए थे। इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम जानते हैं और सिंधु सभ्यता का नाम जानते हैं, क्योंकि इस आद्यकाल में जितने लोग बसे थे सिंधु नदी के तट पर बैठे थे। जितना नदी के तट पर बैठे थे वो सारी नदियाँ सिंधु सभ्यता में जाकर मिलती थी, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम जानते हैं क्योंकि पहला खुदाई होने वाला हड़प्पा सभ्यता 1921 में है। इसका हड़प्पा सभ्यता खुदाई करने वाला दयाराम साहनी थे और जॉन मार्शल इसका और सर्वेक्षण किए थे कनिंघम किए थे सर्वेक्षण और जानकारी दिए थे वो क्या बोलते हैं, जानकारी दिए थे मैसन जानकारी दिए थे और कनिंघम इसका सर्वेक्षण किया था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था और इसका सर्वेक्षण कनिंघम किया था और जानकारियाँ सी मैसन ने दिया था और इसका नामकरण जॉन मार्शल थे और इसका खुदाई करता दयाराम साहनी थे और इसको सिंधु सभ्यता का नाम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आपको बता दिए थे। ये त्रिभुजाकार है इसका शेप और आपको बताना है हमको प्राचीन के बारे में। प्राचीन के बाद में मध्य और आधुनिक और विश्व के बारे में जानेंगे। तो ये प्राग और आद्य ऐतिहासिक हो गया है। प्राचीन के बारे में समझते हैं। पहले इसको बताते हैं। हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। तो आपको ऐतिहासिक आपको प्राचीन के बारे में बताते हैं। तो इसको हम लोग प्राचीन को कितने भागों में बांटते हैं। पहले पुरातात्विक, विदेश यात्री और एक साहित्य स्रोत। आपको पुरातात्विक के बारे में पहले बता देते हैं, फिर विदेश यात्री बताएंगे, फिर साहित्य स्रोत बताएंगे। तो पहले पुरातात्विक में समझते हैं। पुरातात्विक में पहला था अभिलेख, फिर सिक्का में बहुत सारा है। कौन कौन सिक्का किसके काल में आया था, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्का का खोज, उस सिक्का कब कौन सा काल में आता, सिक्का के बारे में जानेंगे। पहले अभिलेख के बारे में समझ लेते हैं। अभिलेख कितना होता है, अभिलेख कितने प्रकार होता है। अभिलेख पर एक होता है शिलालेख, एक होता है शिलालेख जो छोटे पत्थरों पर लिखा जाता है, उसको हम शिलालेख बोलते हैं। शिलालेख एक होता है स्तंभ लेख उसे कहते हैं जो पिलर होता है उस पर लिखावट होता है, उसको हम स्तंभ लेख कहते हैं। एक स्तंभ लेख होता है, एक गुफा लेख होता है। गुफा लेख जो गुफा के अंदर लिखावट होता है उसको हम गुफा लेख के नाम से जानते हैं। एक भित्ति लेख होता है, भित्ति लेख क्या होता है, जो दीवार पर लिखा होता है उसको हम भित्ति लेख कहते हैं। तो अभिलेख के बारे में समझ गए, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख और भित्ति लेख। अब हम लोग सिक्का के बारे में समझते हैं। सिक्का का अध्ययन इसको हम कहते हैं पुरातात्विक से स्टार्ट करते हैं, तब जाकर विदेश यात्री स्टार्ट करेंगे, फिर साहित्य स्रोत। तो यहाँ तो समझ गए, तो हम इसको मिटा देते हैं और पुरातात्विक को लिखते हैं। अभिलेख और सिक्का के बारे में पहले पूरे समझते हैं, फिर विदेश यात्री, फिर साहित्य में कौन कौन से क्या है समझेंगे। पुरातात्विक में अभिलेख में शिलालेख, भित्ति लेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख।
गुफा लेख, गुफा लेख हो गया। अब एक सिक्का रह गया, सिक्का, सिक्का का अध्ययन, सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक है, न्यूमेस्मेटिक, सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। सबसे पहले टेराकोटा का सिक्का था सिंधु सभ्यता में, जो माटी की थी, मिट्टी की थी। टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आई थी, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आई थी टेराकोटा का। यह मिट्टी का बना होता था, मिट्टी का बना होता था। तो सबसे पहले टेराकोटा का आया था, टेराकोटा का सिक्का आया था, यह मिट्टी का बना होता था, सिंधु सभ्यता में आया था, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आया था। अब टेराकोटा के बाद में आहत पंचमार्ग, आहत पंचमार्ग, आहत पंचमार्ग या पर्ण चांदी के सिक्का, या पर्ण चांदी का सिक्का। देखिए, आहत पंचमार्ग या पर्ण चांदी का सिक्का, यह किस काल में आया था? मौर्य काल में आया था। आहत पंचमार्ग पर्ण चांदी का सिक्का यह आया था मौर्य काल में, मौर्य काल में यह आया था, मौर्य काल में। आहत पंचमार्ग और पर्ण चांदी का सिक्का आया था मौर्य काल में। उसके बाद में टेराकोटा हो गया, आहत पंचमार्ग हो गया, पर्ण चांदी का सिक्का, आहत पंचमार्ग हो गया। आहत पंचमार्ग जो है चांदी का सिक्का मौर्य काल में, पर्ण चांदी का सिक्का एक हो गया, आहत हो गया, टेराकोटा हो गया। अब सोना, सोना, सोना का सिक्का पहले, सोना का सिक्का, सोना का सिक्का, सोने का सिक्का सबसे पहले यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था, यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। सोना का सिक्का, देखिए सोना में तीन आएगा, एक शुद्ध सोना आएगा, एक अशुद्ध सोना। पहले नंबर तो सोना आएगा, यूनानी क्या था, एक शुद्ध सोना आएगा जो कुषाण काल में हुआ था, एक अशुद्ध सोना आएगा जो गुप्त काल में हुआ था, एक सोना आर्फिक आएगा, सोना का आर्फिक है, सोना का आर्फिक आएगा, सोना का आर्फिक है, वो आया था शेरशाह सूरी में, शेरशाह सूरी में। तो सोना का सिक्का यूनानी और शुद्ध सोना कुषाण काल में आया था, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना यह कुषाण काल में आया था, कुषाण काल, कुषाण काल। शुद्ध सोना जो है कुषाण काल में आया था। सोना का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया, शुद्ध सोना कुषाण काल में। और अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोना, अशुद्ध सोना गुप्त काल में आता है, गुप्त काल में। देखिए गुप्त काल में तीन चीज़ आया था, एक अशुद्ध सोना का, एक चांदी का, एक मयूरी, शैली मयूरी, शैली मयूरी आया था, एक जो नदियों में मिलता है कौड़ी, कौड़ी आया था। ये सब आया था गुप्त काल में, गुप्त काल में आया था। अशुद्ध सोना, चांदी, चांदी का सिक्का और कौड़ी और चांदी का और मयूरी शैली, मयूरी शैली, मयूरी शैली। देखिए ये सब आया था गुप्त काल में। बट ये चांदी का सिक्का तो था, ये विक्रमादित्य मौर्य के समय आया था, विक्रमादित्य मौर्य के समय, विक्रमादित्य मौर्य के समय चांदी का सिक्का आया था। कौड़ी भी गुप्त काल में आया था और मयूर शैली भी गुप्त काल में आया था। देखिए जो ये कौड़ी होता है, पहले लोग इसको कहते थे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी का मतलब कि जो कौड़ी फूट जाता था ना उसको कोई नहीं लेता था, उसका चलता नहीं था। पहले कौड़ी जो था उसको कोई नहीं लेता था, फूटने के बाद उसको कोई नहीं लेता था। तो आप समझ गए कि अभिलेख, शिलालेख, भित्तिलेख, स्तंभलेख, गुफालेख, अभिलेख होता है। सिक्का में सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक होता है। टेराकोटा ये मिट्टी का बना होता था, टेराकोटा इस पर कोई फिगर नहीं था, इस पर चित्र था, इस पर चित्र पर चलता था। सिंधु सभ्यता में आया था। आहत पंचमार्ग या पर्ण चांदी का सिक्का यह मौर्य काल में आया था। सोना का सिक्का यूनानी था, सोना का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोना कुषाण काल में आया था, अशुद्ध सोना गुप्त काल में। चांदी का सिक्का गुप्त काल में आया था विक्रमादित्य मौर्य के समय। कौड़ी सिक्का गुप्त काल में आया था, मयूर शैली गुप्त काल में आया था। तो ये चीज़ तो समझ गए। अब हम चलते हैं कि एक चमड़ा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में आया था। चमड़ा का सिक्का, चमड़ा
का सिक्का। जो चमड़ा का सिक्का है ये हुमायूं के शासनकाल में आया था, हुमायूं के शासनकाल में। और कौन लाया था? तो शिहाबुद्दीन लाया था। शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था हुमायूं के शासनकाल में। चमड़ा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने लाया था। शिहाबुद्दीन ने इसको प्रचलित किया था। चमड़ा का सिक्का शिहाबुद्दीन ने प्रचलित किया था। बट किसके शासनकाल में? तो हुमायूं का शासनकाल में। हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का प्रचलित किया था। अब जो रह गया एक रुपया रह गया। रुपया, एक दाम और एक सोना का आर्फिक। सोना का आर्फिक, सोने का आर्फिक। जो रुपया था और दाम का प्रचलन था, रुपया का प्रारंभ और दाम का प्रारंभ और सोने के आर्फिक का प्रारंभ, ये सब आया था शेरशाह सूरी के समय। शेरशाह सूरी। देखिए, रुपया का प्रारंभ और दाम का प्रारंभ और सोने का आर्फिक का प्रारंभ शेरशाह सूरी के शासनकाल में आया था। तो आप सिक्का के बारे में समझ गए, अभिलेख के बारे में समझ गए। पुरातात्विक में दो आता है, अभिलेख और सिक्का। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, सिक्का टेराकोटा सिंधु मिट्टी के बना था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आया था। सिंधु सभ्यता देखिए एक नगरीय सभ्यता था। अब उसके बारे में अभी नहीं बताएं, अब इसके बारे में इसको मिट करके पहले उसके बारे में बताते हैं, तब विदेशीय तरीके बताएंगे, तब आपको क्या बोलता है विदेशीय तरीके बाद में साहित्य इतिहास, साहित्य स्रोत के बारे में बताएंगे। तो ये तो समझ गए, ये लिखा होता है लिख लीजिए। देखिए, आपको बताए थे एक मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, एक मेसोपोटामिया, एक रोम के बारे में। रोम सभ्यता एक थी, एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी, एक मिस्र थी, मेसोपोटामिया, रोम, मिस्र, और एक स्पार्टा था। स्पार्टा था। देखिए, मेसोपोटा में चार था। सीरियन, मेसोपोटामिया के जो था सबसे पुराना, मेसोपोटामिया का सबसे पुराना सभ्यता था। सबसे पुराना सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की थी। इसमें ही बेबीलोन और सीरियन और कैलेंड्रिया। देखिए, सीरियन, बेबीलोन, कैलेंड्रिया, सुमारियन। देखिए, मेसोपोटामिया में चार था। एक सुमारियन था, एक सीरियन था, एक बेबीलोन था, एक कैलेंड्रिया था। बेबीलोन था ये झूलता हुआ झूला, मतलब कि लटकता हुआ झूला, बेबीलोन में प्रसिद्ध है। ये सीरियन, कैलेंड्रिया और सुमारियन मेसोपोटामिया में आता है। सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया का थी, ये ग्रामीण क्षेत्र थी। सुमारियन, सीरियन, बेबीलोन और कैलेंड्रिया। रोम देखिए, ये इटली में थी। इटली में इसमें दो राजा था। इसका दो राजा था। एक था जूलियस जर्सी। एक था अंगस्ट्रॉन। देखिए, ये रोम सभ्यता इटली में थी। ये जूलियस सीजर्स अंगस्ट्रॉन, इस दो साल राजा था। जूलियस सीजर्स को ये अंगस्ट्रॉन मरवा दिया था, अकेले अपने राज किया। जूलियस सीजर, ये अंगस्ट्रॉन जो था थोड़ा क्रूर था, उसके बाद में इसको मरवा दिया, मौका दे के चौका मार दिया। मिस्र जो था ये फिरौन से विकसित था। फिरौन के नेतृत्व में फिरौन एक राजा था। जैसे कि ये फिरौन मुसलमान था। हम लोग में कैसे महाभारत देखिएगा तो वो क्या था, कंस मामा है कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हमको पूजा करो, वैसे ये फिरौन था। हिंदू धर्म में महाभारत के एपिसोड में है कंस के रोल, और ये मुसलमान में है फिरौन। ये बोलता था, उस समय मिस्र में था, इसका फिरौन मिस्र का राजा था फिरौन। ये बोलता था कि हमको पूजा करो, बहुत कंस के रोल का था ये। मिस्र में देखिए, एक गीजा था, ग्रीस। मिस्र में एक ग्रीस था। मिस्र में ही एक फिरौन का नेतृत्व था। मिस्र के राजा फिरौन था।
अभी भी यहाँ पर रसायन विज्ञान का रसायन 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 विज्ञान का बहुत ज़्यादा जानकार था। यहीं पर मम्मी बनाया था। मम्मी के मतलब कि जो मृत शरीर रहता था ना, मृत शरीर, उसमें रसायन प्रक्रिया करता था, उसमें रसायन लपेट कर और कपड़ा से अच्छे से बांध कर और रख देता था। उसको पहले के लोग पे विश्वास था कि ये पूरे जो मर गए हैं वो लौट करेंगे। तो जो अंधविश्वास था उसको उसी को उस लाश को जो ढकता था रसायन लपेट कर, उसी को मम्मी कहता था। ये रसायन विज्ञान का जानकार था। वहाँ पर जाता, वहाँ पर अभी भी फिरौन का लाश पड़ा हुआ है जो कि अच्छे से बना कर रख दिया है। उसका चाम उम धंस गया है, बाकी हड्डी सब सुरक्षित है अभी तक। कम से कम 5000 साल पुराना शायद है, लगभग 5000 के आसपास में होगा। मिस्र की नहीं, मिस्र की 5000 हो ही जाएगा, क्योंकि ये कई सौ ईसा पूर्व उधर है और इधर में जो चल रहा है 2025 आने वाला है, तो 25 से 21 मैक्सिमम 4500 लगभग 4500 वर्ष पुराना इसका फिरौन का लाश अभी तक पड़ा है मिस्र में। 4500 पुराना लाश है। अब समझिए कि अभी भी उसका जो मांस है धंस गया है और हड्डी भी सुरक्षित है। ये कितना रसायन विज्ञान के जानकार है मिस्र के लोग। तो मिस्र के समझ गए। अब स्पार्टा का समझ लेते हैं। स्पार्टा क्या होता था, यहाँ पर लिनियाडो राजा था इसका, लिनियाडो। यहाँ पर लिनियाडो देखिए, ये स्पार्टा जो है सैनिक के लिए विख्यात था। यहाँ पर सैनिक के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था स्पार्टा का। यहाँ पर 3000 सैनिकों, मतलब कि ग्रीस के 3000 सैनिकों अकेले ये 200 लिनियाडो के सैनिक मार दिया था। 200 सैनिक मारता लिनियाडो का था। अब इसको 3000 सैनिकों को मार दे दिया था। तो लिनियाडो के सैनिक किससे विख्यात थी, तो बहादुरी के लेके विख्यात थी लिनियाडो के सैनिक। यहाँ पर सैनिकों का ये जो ट्रेनिंग रहता था 12 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में रहता था, और जैसे ट्रेनिंग खत्म होता था उसको भेड़ियों के बीच में जंगल में छोड़ देता था। जो लौट गया उसको सैनिक में रखता था, जो मर गया सो मर गया। तो बहुत टफ सैनिक का ट्रेनिंग देता था लिनियाडो। तब जाके ये 200 इसका सैनिक 3000 सैनिक को मार दिया था अकेले। 3000 सैनिक को 200 सैनिक अकेले मार दिया था। तो इसका एक तो स्पार्टा समझ गए, मेसोपोटामिया समझ गए, सुमेरियन, सीरियन, कैलेंड्रिया, रोम, इटली के बारे में समझ गए, मिस्र के बारे में समझ गए, फिरौन रसायन विज्ञान की जानकार था, मम्मी पिरामिड बनाता था। पिरामिड जो है मिस्र में, वो टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। टूरिस्ट के लिए लोग जाते हैं देखने के लिए। तो अब विदेशी यात्री के बारे में बताना है। पुरातात्विक हो गया है। विदेशी यात्री के बारे में बताना है। विदेशी यात्री देखिए, विदेशी यात्री है जो एक पहले तो हेरोडोटस आएगा। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, हेरोडोटस इंडिका है। हेरोडोटस इंडिका, हिस्टोरिका। हेरोडोटस के पुस्तक है हिस्टोरिका। मेगास्थनी का इंडिका। मेगास्थनी का पुस्तक है इंडिका। हेरोडोटस का हिस्टोरिका। और प्लिना, हेरोडोटस हो गया, मेगास्थनीज हो गया। ये बहुत सारा है, 15-20 को नाम है। दो वो बता दिए कि विदेशी यात्री में हेरोडोटस और हिस्टोरिका, और मेगास्थनी में इंडिका पुस्तक थी। अब हमको आपको बताना है, मेगास्थनी हो गया, विदेशी यात्री हो गया। अब आपको बताना है पूरा वो था क्या, साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत थोड़ा बड़ा है। साहित्य स्रोत को अभी बताने में ही पूरा टाइम लगेगा, उसके बारे में आप कल बताएंगे। तो पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं साहित्य स्रोत के बारे में। विदेशी यात्री समझ गए, हेरोडोटस, मेगास्थनी, इंडिका बुक थी। और विदेशी यात्री में एक और याद कर लीजिए, जो कि बीपीएससी में एक बार पूछा था कि विदेशी यात्री आए थे, सीक्वेंस में सजाने के लिए दे दिया था। सीक्वेंस में एक आया था 399 में, एक आया था 529 में, 399, 529, 399, 518, 518, 629, 673, 600। पहले 399 में आया था, 399 में आया था एक, 518 में आया था एक फयांग आया था 399 में, और एक 518 में आया था सहयुगन में आया था वेंसन आया था 629 में। 673 में ईत्सिंग आया था, ईत्सिंग।
देखिए ये सीक्वेंस जाने के दे देता है कभी कभी एग्जाम में कि विदेशी यात्री आया था सबसे पहले कौन, तो फायांग, सहयुगन, वेनसंग, इत्सिंग। 399 में आया था फायांग, 518 में सहयुगन, 629 में वेनसंग और 673 में इत्सिंग। तो ये सीक्वेंस में जाने के लिए दिया था एक बार, तो कभी भी दे सकते हैं क्योंकि जितना डीप से होता है ना उतना टॉपिक आगे जो ऊंचा लेवल के एग्जाम है वो नीचे से पूछता है खदड़ खदड़ के, क्योंकि बाहर से जो दिखाई देता है वो कभी नहीं पूछता है, वो नॉर्मल एग्जाम पूछता है। तो ये सजाने के लिए एक बार दिया था। विदेशी के बारे में समझ गए। अब आपको साहित्य स्रोत के बारे में बताना है। देखिए ये जो हिस्टोरी का था ये पुरातात्विक और विदेशी यात्री के बारे में बता दिए। अब आपको बताना है साहित्य स्रोत। पुरातात्विक के बारे में बता दिए, विदेशी यात्री के बारे में बता दिए और साहित्य स्रोत बताना है। तो इसको हम कहते हैं साहित्य स्रोत, यहाँ पर लिखते हैं और साहित्य स्रोत के बारे में बता देते हैं। साहित्य स्रोत। देखिए साहित्य स्रोत को दो भागों में बांटा था। साहित्य स्रोत को दो, एक धार्मिक एक गैर धार्मिक। देखिए गैर धार्मिक में जैसे उदाहरण बताए थे आपको, एक अर्थशास्त्र है। गैर धार्मिक में एक उदाहरण बता दिया अर्थशास्त्र के। धार्मिक में दो होता था, एक धार्मिक में दो, एक ब्राह्मण एक गैर ब्राह्मण एक गैर ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण में क्या होता है, ब्राह्मण में हम लोग आ जाते हैं जो पहले ज्ञान देता था उसको ब्राह्मण लोग बोलते थे। जैसे कि ऋषि मुनि सब जो था पहले के, तो वो लोग ज्ञान देते थे तो उनको लोग ब्राह्मण कहते थे। और जो काम करते थे नौकरी उसको शूद्र बोलते थे। जिसके पहले तो बड़ा नौकरी था नहीं, दूसरे घर में काम करना पड़ता था तो उसको शूद्र कहते थे। और एक व्यापार करता था। तो ब्राह्मण में देखिए, ब्राह्मण में 3 गो आते हैं। ब्राह्मण में वेद आता है पहले, वेद उपवेद वेद उपवेद वेदांग। एक पुराण आता है, एक उपनिषद आता है, उपनिषद। देखिए पहले हम लोग ब्राह्मण के बारे में, पहले गैर ब्राह्मण के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मण में वेद उपवेद वेदांग पुराण उपनिषद। तो इसके बाद में पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे, वेद से स्टार्ट करेंगे, फिर उपवेद पढ़ेंगे, फिर वेदांग पढ़ेंगे, फिर पुराण पढ़ेंगे, फिर उपनिषद पढ़ेंगे। तो इसमें भी अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस में नहीं पढ़ना, ना पढ़ने पर समझ में नहीं आएगा, दिमाग से उतर जाता है। तो पहले हम वेद के बारे में पढ़ेंगे, तब उपवेद के, फिर वेदांग के, फिर पुराण के बारे में, फिर उपनिषद के बारे में। तो पहले हम गैर ब्राह्मण जानते हैं, गैर ब्राह्मण में क्या होता है। तो गैर ब्राह्मण में एक होता है जैन धर्म, एक होता है बौद्ध धर्म। जो हिंदू धर्म ना हो उसको गैर ब्राह्मण बोलता है, गैर ब्राह्मण। देखिए जैन धर्म में कौन कौन से आते हैं, तो 12 अंग और 12 उपअंग, 12 अंग 12 उपअंग, 12 अंग 12 उपअंग और एक 12 अंग 12 उपअंग और 12 अंग 12 उपअंग और जितना कल्पसूत्र आचरण सूत्र, जितना सूत्र रहेगा वो जैन धर्म में रहेगा, जितना सूत्र रहेगा वो जैन धर्म में रहेगा। एक बौद्ध धर्म हो गया। तो बौद्ध धर्म में देखिए एक त्रिपिटक 3 पुस्तकों से मिलकर बना है। त्रिपिटक 3 पुस्तकों से मिलकर बना है। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक एक, सुत पिटक एक, अभिधम पिटक पिटक। देखिए जो विनय पिटक होता है ये सबसे छोटा होता है बौद्ध धर्म में। जो जब एंट्री करता है, प्रवेश करता है, उसके लिए विनय पिटक पढ़ाता है। फिर सूत पिटक जो होता है ये सबसे बड़ा पुस्तक होता है। और अभिधम पिटक होता है जो छोटा होता है, विनय पिटक से बड़ा होता है। अभिधम पिटक विनय पिटक से बड़ा होता है। तो आपको गैर धार्मिक समझ गए, धार्मिक समझ गए। ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में आता है वेद उपवेद वेदांग पुराण उपनिषद। गैर ब्राह्मण में जैन बौद्ध। जैन में आता है 12 अंग 12 उपअंग, कल्पसूत्र, अल्पसूत्र, आचरण सूत्र।
और बौद्ध धर्म आता है त्रिपिटिका। त्रिपिटिका में 3 पुस्तक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, एक ललित पिटक होता है जो पूरा बौद्ध जी के बौद्ध भगवान के बारे में पूरा विस्तार से बताया है ललित पिटक में, ललित पुस्तक में। तो अब हम लोग दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया 20 मिनट से पार। तो ये साहित्य के बारे में समझ गए। अब हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपवेद पढ़ेंगे, फिर वेदांग पढ़ेंगे, फिर पुराण पढ़ेंगे, फिर उपनिषद पढ़ेंगे। और जैन के बारे में समझ गए, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। त्रिपिटिका में 3 पुस्तक आता है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ये जैन में 12 अंग, बंकट सूत्र, आय सूत्र, अचरंग सूत्र, अचरंग सूत्र। चलिए पढ़े होंगे अगर पहले से तो अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ाई अगर होगा तो आपका रिवाइजिंग अच्छा हो जाएगा। बाकी सब ठीक है।